हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने श्वसन चैप्टर पार्ट 10 पढ़ा था, उसमें स्टार्ट किया था। उसमें हमने वायवीय अवायवीय श्वसन क्या होता है वो पढ़ा था। तो अब हम श्वसन प्रक्रिया डिटेल में पढ़ेंगे कि वो होती क्या है। ठीक है, आपने अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लेना है और आप घड़ी की ओर देखें। आप कितनी देर तक अपने दोनों यानी नाक और मुंह को बंद कर सकते हैं, यानी कितनी देर तक आप सांस नहीं ले सकते। ठीक है, आप कितनी देर तक रोक सकते हैं। आपने चित्र की तरह इस तरह से करना है, एक एक्सरसाइज है। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कुछ समय बाद जो है आपके सांस जो है एकदम से आप रोक नहीं पाओगे और सांस लेना आपको जरूरी हो जाएगा और आप सांस लेते हो। ठीक है, तो सांस या श्वसन लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध यानी ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई वायु को बाहर छोड़ना, इसको बोलते हैं हम श्वसन। तो श्वसन क्या हुआ, ऑक्सीजन से भरपूर हवा को शरीर के अंदर लेना और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को शरीर से बाहर निकालना। तो ये हुआ आपका श्वसन। अब श्वसन जो है दो प्रकार का होता है, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन या उच्च श्वसन। तो अंतः श्वसन क्या हुआ, ऑक्सीजन से भरी हुई वायु को शरीर के अंदर लेने को बोलते हैं अंतः श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालने को बोलते हैं उच्च श्वसन। यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो उससे बोलते हैं अंतः श्वसन, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं उच्च श्वसन। यह एक सतत प्रक्रिया है बेटो, और यह जो है जीवन भर बिना विलंब चलती रहती है। हम चाहें चाहे ना चाहें, हम सोए हो तब भी यह प्रक्रिया चली रहती है, हम जागते हो तब भी चलती रहती है। तो यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो अपने आप होती रहती है। अब कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसे उसकी श्वसन दर कहा जाता है। यानी श्वसन दर क्या हुई, 1 मिनट में जितनी सांस बंदा व्यक्ति लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अब श्वसन दर अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों के साथ साथ होते रहते हैं। ठीक है, एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। अब एक सांस का अर्थ हुआ एक अंतः श्वसन और उच्च श्वसन, यानी एक बार सांस अंदर ली फिर बाहर छोड़ी, इसको बोला जाता है सांस। तो 1 मिनट में जितनी सांस कोई व्यक्ति लेता है वह उस व्यक्ति की श्वसन दर कहलाता है। ठीक है, अब क्या आप जानना चाहोगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है? तो ये बिल्कुल ये स्थिर नहीं होती है, यह आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है। जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई आप दौड़ते हो तो आपकी श्वास दर बढ़ जाती है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो, और जब आप आराम कर रहे हो, रिलैक्स होकर बैठे हो या सो रहे हो तो आपकी श्वसन दर घट जाती है, तब आप बहुत धीरे धीरे सांस लेते हो। तो इस प्रकार जो है यह घटती और बढ़ती रहती है। चलिए अब 10.1 सारणी है, इसको देखते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में परिवर्तन। आप इसको अपने आप कर सकते हैं, यानी सहपाठी अपने बच्चों जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ कर सकते हैं। सहपाठी का नाम लिखना है। सामान्य अवस्था में जब वो बैठा हो तो उसकी 1 मिनट में कितनी सांस है उसको नोट करें। फिर 10 मिनट तक तेज दौड़ाएं उसको, उसके बाद उसकी सांस नोट करें। फिर उसको 100 मीटर दौड़ने के बाद उसकी सांस नोट करें, और जब वो आराम से बैठा हो तब उसकी सांस नोट करें। इस प्रकार आप 5-6 व्यक्तियों या अपने सहपाठी की सांस नोट कर सकते हैं और अपनी भी कर सकते हैं। तो ये एक चार्ट बन जाएगा, और आप क्या पाएंगे, आप यह पाएंगे कि प्रत्येक स्थिति में आपके सहपाठियों की श्वसन दर भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था बाह्य श्वसन दर और अंतः श्वसन दर की जो आवश्यकता होती है, या अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन आपको भोजन के विखंडन जिससे आपको ऊर्जा प्राप्त हो उसके लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो अगर आप कोई अधिक कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसके बाद आपको अत्यधिक तेज गति से श्वसन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो शारीरिक क्रियाकलाप करने के बाद हमें भूख अधिक लगती है क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आप जब नींदते होते हैं या नींद में होते हैं तो आपको श्वसन दर कम होती है क्योंकि आप उसमें कोई कार्य नहीं कर रहे होते।
इस प्रकार आपको विभिन्न स्थितियों में विभिन्न प्रकार की आपकी श्वसन दर हो सकती है। अब यहाँ देखिए चित्र में दिखाया हुआ है, पहले चित्र में औरत जो है कपड़े धो रही है तो कार्य कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, इसको श्वास दर ज़्यादा चाहिए होगी ऊर्जा। यहाँ पे व्यक्ति जो है पढ़ रहा है, इसको थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यहाँ पे व्यक्ति चल रहा है, इसको थोड़ी ज़्यादा की आवश्यकता होगी। यहाँ पे ये औरत दौड़ रही है, इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ये जल्दी जल्दी सांस लेगी। और यहाँ पे सीढ़ी चढ़ रहा है तो थोड़ा कम सांस लेगी। इस प्रकार ये सोया हुआ है तो यहाँ पे सबसे कम सांस की दर होगी। यानी विभिन्न स्थितियों में विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों में हमें अलग अलग सांस दर हमारी होती है। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। अब पढ़ते हैं हम सांस कैसे लेते हैं। हम श्वास कैसे लेते हैं, चलिए अब क्रिया विधि को समझते हैं। श्वसन की क्रिया विधि होती क्या है। सबसे पहले हम अपने नासाद्वार जो नथुने होते हैं, नाक के अंदर 2 होते हैं, उनसे वायु अंदर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम होता है ये। फिर जब हमारी वायु अंदर चली जाती है, अंतःश्वसन हो जाता है, तो हमारे नथुनों से नासा गुहा में वायु जाती है। नासा गुहा होती है नाक जो नथुन होते हैं। नासा गुहा से वायु कहाँ जाती है, श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित क्या होता है, वक्ष गुहा में स्थित हमारे होते हैं। फिर वक्ष गुहा में पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। यानी वक्ष गुहा हमारी पीछे जो है पसलियों से घिरी हुई होती है। और एक बड़ी सी पेशीय परत जिसे डायाफ्राम कहते हैं वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। ठीक है, श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। चलिए अब इसको चित्र की सहायता से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मुंह द्वार से या नासा द्वार से हम दोनों से सांस लेते हैं। ये नथुने हो गए, ये हमारी मुंह गुहा होगी। तो इनमें नास द्वारा हम जब सांस अंदर लेते हैं अंतःश्वसन तो ये चला जाता है और इसको बोलते हैं हम ग्रसनी या श्वास नली। इसके द्वारा फिर श्वास नली में चला जाता है। फिर क्या होता है, जब हमारी जो श्वास नली में चली जाती है, वहाँ से श्वास नली ये होती है, इसके अंदर चली जाती है तो ये जाती है फिर हमारे फेफड़ों में। ये हमारे फेफड़े हैं इस तरह दोनों, और फेफड़ों के बाहर होती है हमारी पसलियाँ। ये इसको सेफ्टी या सुरक्षा प्रदान करती है। और इसके नीचे एक डायाफ्राम होता है जो कि हमारे स्टमक और हमारे फेफड़ों को अलग अलग करता है। अब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं और डायाफ्राम भी। फिर हमारा जो ये नीचे की ओर जाता है, डायाफ्राम यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर जाएगा। जब हम सांस लेंगे तो दोनों भर जाएंगे और डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाता है। यानी सांस लेने के बाद हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, छोड़ने के बाद फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फैल जाते हैं अंतःश्वसन के दौरान और डायाफ्राम भी फैल जाता है। और जब हम उच्च श्वसन यानी सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये हुआ आपका श्वसन की प्रक्रिया, अंतःश्वसन की, जब हम सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अंतःश्वसन। तो अंतःश्वसन में सम्मिलित पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। ठीक है, और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। जैसे कि मैंने बताया, डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं जब हम अंतःश्वसन करते हैं। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को क्या करती है, बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। अब वक्ष गुहा का जो आयतन होता है ना, इसको बढ़ा देती है यह गति, और हमारा सांस जो है, वायु जो है फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़ों में वायु के भर जाते हैं और भर जाने से फूल जाते हैं। तो ये था हमारा अंतःश्वसन। जब उच्च श्वसन होता है तो उच्च श्वसन के समय क्या होता है, पसलियाँ नीचे की ओर और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि हमारा डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। तो ये था आपका श्वसन। अब इसको उच्च श्वसन और श्वसन देखिए इस तरह समझते हैं। यहाँ पे हमने सांस अंदर ली तो क्या हुआ, हमारे फेफड़े फैल गए, पसलियाँ ऊपर की ओर गति कर रही है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, तो ये हमारा फैल जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये हुआ अंतःश्वसन, वायु अंदर आना। जब हम उच्च श्वसन करते हैं, वायु बाहर धकेलते हैं, तो क्या होता है, हमारी फेफड़े सिकुड़ जाते हैं अंदर की तरफ को और डायाफ्राम भी ऊपर की तरफ गति करता है और पसलियाँ हमारी फैल जाती है नीचे की तरफ। तो इस प्रकार जो है यह हमारे लंग्स में या फेफड़ों में
अंतः श्वसन और उच्च श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मानव श्वसन तंत्र की प्रक्रिया पूरी समझ आई होगी। तो ये था आपका श्वसन का पूरा सिस्टम। ठीक है बच्चों, जो कि आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। चलिए इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।